हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट 97 चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा 52 लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1935। और आज इसको ही कवर करेंगे क्योंकि बहुत थोड़ा लंबा टॉपिक है। उतना भी लंबा नहीं है, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा और सबसे आसान और सबसे विस्तार तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 हमने पिछले वीडियो में इसका जो रूपरेखा है उसको देख लिया था, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड है यानी कि एक पृष्ठभूमि हमने देखा था। ठीक है, रूपरेखा अभी देखेंगे। पृष्ठभूमि हमने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में देखा था कि क्यों भारत सरकार अधिनियम लाया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं और फिर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में फिर संयुक्त समिति बैठाया जाता है और फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित होने के मुख्य कारक क्या थे। तो जो मुख्य कारक थे तो कुछ कारण देखते हैं, जैसे कि 1919 में माउंट फोर्ड सुधारों को असंतोष कहा गया था, इसीलिए भी लाया गया। ठीक, 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो उसका कुछ उन अंग्रेजों पे प्रभाव पड़ा था। फिर 1927 में साइमन कमीशन की भूमिका भी रही, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। फिर नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, यानी कि मोतीलाल नेहरू और कांग्रेसियों के द्वारा। ठीक है ना। फिर गोलमेज सम्मेलन की भूमिका जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन में एक श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ जिसमें कि मार्च 1933 में ब्रिटिश संसद पर चर्चा हुआ और फिर विश्लेषण हेतु एक संयुक्त समिति का गठन हुआ और भारत के लिए एक नया अधिनियम बनाने को कहा। समिति ने एक विधेयक का मसौदा फरवरी 1935 में प्रस्तुत किया और जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हो गया। वास्तव में सरकार को अनुभव हुआ कि दमन की नीति ज़्यादा दिन के लिए प्रभावी नहीं होगा। आगामी समय में अन्य आंदोलन को जन्म लेने की संभावना हो सकती है, उनको अंग्रेजों को लगा के। ठीक है ना। और फिर इस संभावना को खत्म करने के लिए तथा अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस को मतलब कि भिन्न करने के लिए, ठीक है ना, विभक्त करने के लिए, विभक्त यहाँ पे ये विभक्त करने के लिए, ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया। और फिर स्पष्ट है कि इसमें सरकार का जो एक मुख्य रूप से उनका ही स्वार्थ छुपा था, यानी कि सरकार का इसमें फ़ायदा होना था। हालांकि इसमें फ़ायदा होता है, भारतीयों को भी फ़ायदा होता है, लेकिन इसमें जो मुख्य फ़ायदा था वो अंग्रेज़ों का ही था, सरकार का ही था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोबारा कोई बड़ा आंदोलन हो जाए। तो इसीलिए हमने देखा पृष्ठभूमि के क्या क्या रीजन थे यहाँ पे काफ़ी डिटेल में कि भाई माउंट फोर्ड सुधार 1919 को भी असंतोषजनक कहा गया था, जो 1919 में हमने देखा है। ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था, साइमन कमीशन हुआ था, फिर गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था तो कुछ हासिल नहीं हुआ था, तो फिर ये हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं अधिनियम की कुछ विशेषताएं। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है ना 321 अनुच्छेद था और 10 अनुसूचियाँ थी। एक पूरी तरह से संविधान की तरह ही था ये, यानी कि एक 321 अनुच्छेद होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और 10 अनुसूचियाँ थी। ये मैं आपको बता दूँ, ये जो है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका अभी आज का कौन बनेगा करोड़पति जी गेम जो अंत में खेलेंगे ना, ये उसी का आपका क्वेश्चन बनने जा रहा है। तो आप इसको एक बार याद कर लीजिए, 321, और फिर ऐसा याद मत कीजिए, ऐसा याद कीजिए, आपका ये 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 1 हो गया, उल्टी गिनती और यहाँ पे 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है ना, यानी कि 1 2 3 3 2 1 वही है। बहुत अभी आसान आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो था, देखिए इसमें जो था, अब थोड़ा शुरुआत करते हैं। चले पहला तो एक अखिल भारतीय संघ, एक अखिल भारतीय संघ, ठीक है, तो ये प्रस्तावित इसमें किया गया था। और ये जो संघ होगा, यानी जो अखिल भारतीय संघ होगा, उसमें ब्रिटिश भारतीय के जो प्रांत हैं और मुख्य आयुक्त के प्रांत हो गया, भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था इसमें। और देशी रियासतों को सम्मिलित होना वैकल्पिक था, वो चाहे तो हो भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि यह नहीं हो सका इसलिए यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि देखिए ये हो ही नहीं सका और ये संघ भी कभी अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं उसका क्या क्या रणनीति था और क्या क्या होता है। फिर देखिए यहाँ पे और एक है, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना, इसी में है आपका एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी किया गया। संघीय न्यायालय मतलब समझते हैं ना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पूरे संघ, पूरे भारत का, ठीक है ना, एक न्यायालय की स्थापना किया गया। फिर इसमें संशोधन करने की जो शक्ति थी वो केवल अंग्रेज संसद को ही था, यानी कि इसमें अगर संशोधन होगा तो सिर्फ अंग्रेजों के हाथों था। तो आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे कि इसमें भी अंग्रेजों का हित छुपा था, यानी कि इसमें संशोधन केवल अंग्रेज कर सकते हैं। तो फिर भी इसको कहा गया कि भारतीयों के लाया गया है अंग्रेजों के द्वारा, तो ये था। अब देखिए
1946 तक भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार चलती रही, क्योंकि ये जो था 1946 तक जो भारत के जो 1919 में जो प्रावधान थे ना, उसी के अनुसार 1946 तक चला। और 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो फिर अपने हिसाब से फिर नया संविधान बनाएगा 1950 में। तो ये बात अलग है, ठीक है ना। फिर हमारा भारत देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, ठीक है। तो लेकिन 1946 तक भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही चलता रहा। फिर देखिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, जो कि अब देखिए एक केंद्र बैंक जो था सेंट्रल बैंक, उसका स्थापना किया गया था। अब देखिए ये तो स्थापना किया गया था। अब देखिए 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना हुई थी, आप सबको पता है। तो ये मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है कि आप थोड़ा इसको भी देख लीजिए, ठीक है ना। और फिर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार ये हुआ था, ये वाला उसी के समय ये भी हुआ था, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे केंद्रीय बैंक की स्थापना किया गया था, लेकिन ये जो अप्रैल 1935 में जो भारतीय रिजर्व बैंक हुआ था वो बाद में उसको मिला था, ठीक है ना। राष्ट्र मतलब कि केंद्रीय बैंक का दर्जा अभी नहीं मिला है, उसको बाद में मिलेगा। लेकिन इसी के समय 1935 में ही भारतीय रिजर्व बैंक का भी स्थापना हुआ था, और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा हुआ था, ये वाला, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया, यानी कि अभी इसी के समय देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो बर्मा है, बर्मा यानी कि भारत देश में आपको एक मिनट, ठीक है ना। 1 सेकेंड में आपको भारत देश, हाँ चलिए ठीक है, यानी कि आपका ये इस तरह से ऐसा है, ठीक है ना। ये आपका अब ये आपका क्या बोलते हैं, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बर्मा है, ठीक है ना। यहाँ पे बर्मा है, यानी कि अब म्यांमार जिसको हम लोग कहते हैं, ये म्यांमार है, ठीक है ना। ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका, ये अगर आप कहें तो ये आपका यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मिजोरम है, और यहाँ पे मणिपुर है, और यहाँ पे नागालैंड है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे बीच में आपका मेघालय है, और यहाँ पे असम है, ठीक है। ये बीच में असम है, और असम के नीचे यहाँ पे मेघालय है। तो ये आपका भारत है। यहाँ पे जो म्यांमार है उसी को बर्मा पहले कहते थे, ठीक है। तो बर्मा को अलग किया गया, और अदन को भी भारत के शासन से अलग कर दिया गया, ठीक है ना। फिर देखिए आगे, उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए, तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन रख दिया गया। यानी कि जो उड़ीसा और जो सिंध थे उसको 2 नए प्रांत बनाए गए। प्रांत यानी कि एक तरह का राज्य, ठीक है। और फिर उसको भी क्या किया गया, गवर्नर के अधीन रख दिया गया। अब एक इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है ना, ये आपका दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे डायग्राम से इसको बनाया है, ठीक है ना। ये अधिनियम है, तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो देखिए इसी में से आपको एक आता है, यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है ना। ये आपका ये है आपका, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, स्पष्ट। कमेंट कर सकते हैं अगर नहीं कुछ समझ आ रहा होगा, तो मैं इसको फिर से दोबारा भी बना सकता हूँ, ठीक है। आपके अगर आप कुछ भी बोलोगे तो मैं हर कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। कई बार कमेंट करते हैं तो मैं प्रत्येक कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो प्रांत और संघ के लिए अलग अलग, यानी कि प्रांत के लिए अलग और संघ के लिए अलग, ठीक है ना। ये देखिए मतलब ये संघीय व्यवस्था और प्रांतीय व्यवस्था के लिए अलग अलग, यानी कि प्रांत के लिए भी एक कार्यपालिका बनाया गया और एक व्यवस्थापिका बनाया गया, और फिर संघ के लिए भी एक व्यवस्थापिका बनाया गया और एक कार्यपालिका बनाया गया, यानी कि अलग अलग है। ये मैं यहाँ पे ट्रिक डायग्राम, इसको ध्यान मत दीजिए, ये तो मैंने ऐसे ट्रिक बना दिया, यानी कि अलग अलग है। यानी कि इसके लिए भी 2 हैं, ये दोनों बनाए गए, और इसके लिए भी ये दोनों बनाए गए, ठीक है ना। यानी अलग अलग बनाए गए। और प्रांत और संघ के लिए अलग अलग ये भी था, ठीक है, दोनों अलग अलग थे, ठीक है ना। यानी कि संघ के लिए भी आपका कार्यपालिका होगा, व्यवस्थापिका होगा, और फिर प्रांतीय के लिए भी एक कार्यपालिका होगा या एक व्यवस्थापिका होगा। फिर अधिनियम की कुछ विशेषताएं देखते हैं। ये था आपका अधिनियम, कुछ विशेषताएं। तो देखिए संघीय व्यवस्था में देखते हैं। तो संघीय यानी कि मतलब केंद्र के रूप में, ठीक है। संघीय व्यवस्था में क्या था, तो संघीय कार्यपालिका हमने अभी देखा कि कार्यपालिका होगा। तो उसमें क्या था कि जो गवर्नर जनरल होगा वो मुख्य था उसमें, और उसको विशेषाधिकार भी प्राप्त था, और वो व्यक्तिगत निर्णय भी ले सकता था। प्रशासन 2 भागों में विभक्त थी। पहला एक सुरक्षित था, मतलब कि जिसमें कि विदेश हो गया, रक्षा हो गया, धार्मिक हो गया, जनजातीय हो गया, ये सब विषय उसमें शामिल थे सुरक्षित विषय में, यानी कि आरक्षित विषय में। और इसमें सिर्फ गवर्नर जनरल
और पार्षदों की सलाह से ही इसमें काम करता था, ठीक है नहीं, यानी कि अभी भी अंग्रेजों के हाथों में था। और कुछ हस्तांतरित यानी कि हस्तांतरित किए गए थे भारतीयों के को भी, ठीक है ना, जैसे कि गवर्नर जनरल इसमें मंत्रियों की सलाह से इसमें काम करता था और इसका जो निर्वाचन मंत्री या व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता था, ठीक है ना, मतलब कि निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा इसका एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है ना। ये जो हस्तांतरित विषय है इसमें गवर्नर जनरल इसमें मंत्रियों की सलाह से काम करता था, इतना तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। यानी कि ये दो भाग है आपका संघीय कार्यपालिका के, दो भाग हैं, इसमें से एक सुरक्षित है और एक हस्तांतरित, यानी कुछ भाग में मतलब कि जनरल यानी कि पार्षदों की सलाह पे काम करता था और कुछ इसमें हस्तांतरित में या मंत्रियों की सलाह पे काम करता था। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ये मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी थे, ये जो मंत्री थे यहाँ पे ये क्या थे, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर त्यागपत्र भी मंत्रियों को देना होगा। अगर ये मंत्री अगर कुछ मतलब कि अगर इनका विश्वास भंग हो जाता है और विश्वास नहीं होता है और ये जो भी नियम बनाते हैं अगर विश्वास नहीं होता है तो फिर क्या होगा, उन्हें त्यागपत्र भी देना होगा, क्योंकि उन्हें कुछ इनका इन पर विश्वास उठ गया है, ठीक है ना, तो उन्हें त्यागपत्र भी देना होता था। अब देखिए संघीय व्यवस्था में अगर देखते हैं तो ये द्विसदनात्मक था, ठीक है ना। अभी हमने क्या देखा, हमने अभी देखा ये आपका कार्यपालिका, ठीक है ना, कार्यपालिका देखा। अभी हम व्यवस्थापिका देखते हैं, ठीक है। द्विसदनात्मक था, जो व्यवस्थापिका था वो द्विसदन मतलब कि सदनात्मक था। एक था आपका राज्य परिषद जो कि उच्च सदन भी बोलते थे जैसे कि राज्यसभा, ठीक है ना, और संघीय सभा यानी कि निम्न सदन भी बोलते थे या तो लोकसभा जैसे कि, ठीक है ना। और ये जो था आपका जो लोकसभा वाला था ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते थे और इसमें 250 मतलब प्रांतों से चुने जाते थे और 125 रियासतों से चुने जाते थे, यानी टोटल 375 सदस्य थे और ये 3 वर्ष में चुने जाते थे और संख्या इसमें 260 थी, यानी कि 156 प्रांत से और 104 रियासतों से। आप इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया संघ वाला। अब हम देखते हैं केंद्रीय यानी कि हाँ प्रांतीय व्यवस्था में, ठीक है। तो देखिए प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया था, यानी कि प्रांतों को स्वायत्तता में पृथक विधित पहचान बनाने का अधिकार भी दिया गया था। प्रांतों को सचिव एवं गवर्नर जनरल के आला कमान वाले आदेशों से मुक्त कर दिया गया था और फिर वे अब सीधे तौर पर महामहिम ताज के अधीन आ गए थे, यानी कि अब वे जो ब्रिटेन में जो महामहिम थे, ताज थे, क्राउन थे, ठीक है ना, उन्हीं के अधीन आ गए थे। यानी कि अभी आला कलाम वाला जो था ना कि कुछ भी इम्पोर्टेंट काम हो राज्यों के द्वारा या प्रांतों के द्वारा तो आला कमान यानी कि आपका जो गवर्नर जनरल जो कि केंद्र में था यानी उससे बात करना, तो ये वाला अब आदेश नहीं होगा, यानी कि अब गवर्नर जनरल इन पे आदेश नहीं देगा, ये वाला सीधा महामहिम ताज यानी कि आपके सीधे ब्रिटेन से जुड़ गए थे, ठीक है। प्रांतों को स्वतंत्र आर्थिक शक्तियाँ और संसाधन दिए जाए गए, ठीक है ना, कि जो प्रांत है उनको भी स्वतंत्र और आर्थिक शक्तियाँ भी दिया गया। प्रांतीय सरकारें अपने स्वयं की साख पर धन उधार भी ले सकती थी, कुछ छूट दिया गया इस तरह, ठीक है। हम देखते हैं प्रांतीय कार्यपालिका। तो गवर्नर जनरल प्रांत में ताज द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होता था, ठीक है ना, जो गवर्नर होता था यानी प्रांत यानी जो राज्य वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नर जो होता था, गवर्नर और गवर्नर जनरल अलग है, इस विषय में हमने काफ़ी अच्छे से वीडियो देखा था कि गवर्नर जनरल और फिर वायसराय इन सब में क्या डिफरेंट है, हमने एक वीडियो बनाया है पिछले वीडियो, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो गवर्नर प्रांत में ताज द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होता था जो महामहिम ताज की ओर से समस्त कार्यों का संचालन करता था। गवर्नर को विशेष शक्तियां भी प्राप्त था, ठीक है। हम देखिए चाहे तो गवर्नर पूर्ण शासन अपने हाथ में भी ले सकता था, जैसे कि राज्य जो राष्ट्रपति शासन होता था यानी कि जैसे भी राज्यपाल शासन होता है ना, इसी तरह से वहाँ पे गवर्नर भी अपना हाथों में पूरा शासन ले सकता था, ठीक है। प्रांतीय व्यवस्थापिका में देखते हैं तो सांप्रदायिक निर्णय यानी कि पुनः समझौता, बाकी देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आधार पर मतदान मंडल का निर्धारण किया गया, एक इसको अभी आगे देखेंगे, ठीक है। पुनः समझौता क्या है, यानी कि वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का और महात्मा गांधी का दोनों में समझौता होता है, उसको पुनः पैक्ट के नाम से भी कहा जाता है। एक सदनीय कहीं कहीं द्विसदनीय भी था, ठीक है ना, जैसे कि हमने अभी देखते हैं वो एक सदन यानी कि जहाँ पे निम्न सदन हो और कहीं द्विसदन यानी कि निम्न सदन हो और उच्च सदन हो यानी कि लोकसभा राज्यसभा वाला था, ठीक है ना। लेकिन ये लोकसभा राज्यसभा आपके केंद्र के लिए है, आपका प्रांत के लिए है, यानी कि यहाँ पे आपका अब विधानसभा और विधान परिषद वाला है, ठीक है। देखिए सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था यहाँ पे और पुरुष और महिलाएं को मताधिकार इसका प्रदान था, ठीक है ना, उनको मताधिकार का अधिकार यानी कि वहाँ पे भी उनको दिया गया। फिर गवर्नर चाहे तो विधेयक लौटा भी सकता था, अध्यादेश जारी भी कर सकता था और सरकारी कानून पर रोक भी लगा सकता था, यानी कि गवर्नर के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर था। और गवर्नर कौन होता था, ये आपका अंग्रेज होता था, ठीक है। तो देखिए समस्त विषय का बंटवारा 3 सूची में किया गया था,
ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो सूची का बंटवारा, इसी से अभी जो हम लोग देखते हैं ना आज का हमारा संविधान, तो ये जो है 3 सूची का बंटवारा इसी आपका अनुच्छेद जो है आपका 1935 जो है अधिनियम, इसी से लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राज्य सूची, केंद्र सूची और ये समवर्ती सूची, 3 सूची रख के दिए गए थे, बंटवारा हुआ था। देखिए केंद्र सूची में क्या था, हमने देखा था कि विदेश मामले, रक्षा, वित्तीय संबंधी जो इम्पोर्टेंट वाला था। ठीक है, ये केंद्र सूची के हाथ में था। अब एक एग्जाम पॉइंट वाला कुछ 53 नंबर टिक देखते हैं। ठीक है ना, एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसको देखते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या किया, बहुत ही लंबा चौड़ा देख लिया, इतना लंबा चौड़ा देख लिया कि शायद आपको इतना समझ में आ भी जाए, लेकिन आप उसको एग्जाम में नहीं नोट पढ़ कर पाओगे, इसीलिए मैं इसको बहुत ही आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935, देखिए एक ट्रिक ही समझिए आप, इधर आपको दिख रहा होगा बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, तो संघात्मक सरकार का स्थापना हुआ था यहाँ पे, केंद्र में द्वैत शासन हुआ था, प्रांतों में स्वायत्तता मिला था, केंद्रीय विधान मंडल था। ठीक है ना, प्रांतीय शासन व्यवस्था था, प्रांतीय विधान मंडल था, और शक्ति विभाजन 3 स्तर पे था, और न्यायालय की स्थापना हुआ था, बैंक की स्थापना हुआ था। तो देखिए न्यायालय की स्थापना तो आप इसको लिख लोगे, बैंक की स्थापना हुआ था इसको भी आप लिख लोगे, शक्ति विभाजन जो कि अभी हमने देखा 3, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसको भी आप लिख लोगे। तो ये सब आपको लिखना है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और आप कोई पूछता है आपको ये 3 चीज़ें भी बताते हो, बहुत ही सिंपल सा, तो भी सामने वाला आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ प्रभावित तो हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 0 नंबर देगा, आपको कुछ तो नंबर दे ही देगा। और जहाँ आपको कुछ याद नहीं आ रहा होगा तो तब की बात कर रहा हूँ, बाकी अभी आपको मैं ट्रिक दिखा रहा हूँ ना। देखिए तो ध्यान से देखिए, ज्ञात हो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बहुत से अनुच्छेदों को वर्तमान संविधान में शामिल किया गया है, आपको ज्ञात है। ठीक है ना, मैंने इस पर आपको बताया भी था। तो देखिए संघ में जो था व्यवस्थापिका और कार्यपालिका प्लस न्यायालय, तो ये अभी भी शामिल है, तो उसमें भी शामिल था, तो आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हो, लिंक कर सकते हो। प्रांत में देखिए व्यवस्थापिका था, कार्यपालिका था, तो ये भी लिंक हो गया आपका। अब अंग्रेजों का समय है, तो निश्चित संशोधन अंग्रेजों ही करेंगे, यानी कि यहाँ पे सिर्फ अंग्रेज ही संशोधन करेंगे, क्योंकि 1935 का समय था, तो अंग्रेज के हाथों ही सब कुछ था, तो अंग्रेज ही संशोधन करेंगे। तो ये भी बात हमने डिस्कस किया था। फिर गवर्नर जनरल अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार होता था, यानी कि जो गवर्नर जनरल था, ये जो था यहाँ पे अंग्रेजों के पूर्ण अधिकार होगा। ठीक है ना, और ये ब्रिटेन संसद द्वारा ये सब होता था। ठीक है ना, आपका राज्य वाला जो है ब्रिटेन संसद द्वारा होता था। और फिर देखिए शक्ति विभाजन अब 3 है, अभी भी 3 है, तो पहले भी 3, उसी में 3 था, समवर्ती राज्य और संघ वाला। ठीक है ना, बैंक की स्थापना भी कर लिए, और बर्मा तथा अदन को भारत से अलग भी इसी समय कर दिया गया था, यानी कि बर्मा और अदन को अलग इसी के एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अभी देखिए काफ़ी सारा हमने काफ़ी सिंपल से भाषा में देखा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो कि क्या लिखना है। अगर इस पे आ जाता है तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, यानी कि ये आपका ये था, ये आपका मतलब कि भारत सरकार अधिनियम इस पृष्ठभूमि में इस तरह से लाया गया था, जिसके कुछ इस तरह से इसके कुछ नियम थे, तो जो नियम भी था, जो कि एक्ट था, जो कि जितने भी सारे लॉ थे उसको आप लिख दीजिए। और जैसे इसको आप विस्तार, आप इसको हेडिंग दे दीजिए कि बर्मा अदन को अलग किया गया था, बैंक का स्थापना किया गया था, 3 सूची में समवर्ती राज्य में ले लिया गया था। और फिर इस तरह से आप इसको काफ़ी पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो। फिर अंत में एक मूल्यांकन कर सकते हो। ठीक है ना, तो मूल्यांकन भी कर लेते हैं। तो गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए विशेष संरक्षण एवं विशिष्ट उत्तरदायित्व से अधिनियम के वास्तविक क्रियान्वयन में रुकावटें आई। ठीक है ना, क्योंकि देखिए भाई इसमें जो गवर्नर जनरल को मुख्य माना गया था, तो निश्चित है कि इसमें रुकावट तो होगा, क्योंकि उसके बिना तो कुछ काम होगा ही नहीं। प्रांतों में भी गवर्नर को असीमित अधिकार दिया गया था, बहुत ज़्यादा अधिकार गवर्नर को दिया गया था प्रांत में भी। और पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन से ही भविष्य में भारत का विभाजन हो गया, क्योंकि अब सांप्रदायिक यानी कि धर्म वाला जब राजनीति होगा, तो इसी वजह से अब उनको बढ़ावा भी मिल गया। इसमें भारत के राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की गई, यानी कि भारत का जो राष्ट्र हित है, यानी कि जो संघ है, यानी कि भारत एक है, भारत माता वाला, इस सब को क्या गया, जो भारत के जो राष्ट्र हित है उसको अनदेखा किया गया। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता नाम मात्र ही रह गया था, कि जो प्रांत थे उसको स्वायत्तता नाम मात्र था, क्योंकि गवर्नर चाहे तो नियम बना सकता था, चाहे तो अपने शासन को अपने हाथों में ले सकता था, हमने देखा अभी। तो नाम मात्र का था, तो आप उसी से जो भी कमी था उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसका मूल्यांकन। ठीक है, तो इस अधिनियम ने केंद्र पर द्वैत शासन थोप दिया, जिस द्वैत शासन को साइमन कमीशन ने दोषपूर्ण बताया था। फिर संघ व्यवस्था दोषपूर्ण था, न तो सरकार गंभीर थी, न ही उसके लिए निश्चित प्रावधान थे। तो ये था हमारा
आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। अरे गेम में तो आपको शुरू में ही बता दिया था इसका उत्तर, ठीक है। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थी? ए 210 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ, 315 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ, सी 319 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ, या डी 321 अनुच्छेद या 10 अनुसूचियाँ। अब देखिए, इतना तो मैं ये आपको मैं अभी आप समझ रहे होंगे कि ये क्या दे दिए सर। तो देखिए, आपको मैंने इसको पहले बता दिया था, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे देखिए सब में मैंने 10 अनुसूचियाँ लिखा है। तो ये आपको मैं क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग में कि यहाँ पे इसके 10 अनुसूचियाँ ही सही होगा उत्तर। अगर फ्यूचर में कभी एग्जाम में आता है तो आप उसको 10 अनुसूचियाँ ही लिखोगे, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने सारे में 10 लगा दिया, क्योंकि अभी आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ 10 अनुसूचियाँ तो सब में था, तो 10 अनुसूचियाँ तो है ही है, ठीक है। लेकिन आपका जो डी नंबर था, मैंने जो शुरू में उत्तर आपको बताया था स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में ही, ये जो था ये भी 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह आपको बताया भी था, आपको याद भी होगा, ठीक है। तो ये था आपका सही उत्तर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे टीम को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें हौसला देता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।